नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, टाटा एलेक्सी में खरीदारी कब करनी चाहिए? क्या ये स्टॉक 7,000 तक आ सकता है? और नौकरी पे मेरे क्या व्यूज़ हैं? तो टाटा एलेक्सी का चार्ट आपके सामने आप देख पाएंगे। पिछले 1-2 साल में स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और कंटिन्यूसली एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर ये स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। फिलहाल 9,000 के लेवल पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। 8,500 9,000 एक्चुअली इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता है तो अच्छी बात है। अगर ये नीचे आता है तो 8,000 का लेवल ट्रेंड लाइन सपोर्ट हमें नजर आता है। तो यहाँ पर जब भी आपको कोई बुलिश कैंडल देखने को मिले, छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप एंटर करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर ये स्टॉक एक्चुअली 7,000 पे आ जाता है तो अभी ये वीक हो चुका है और चांसेस हैं कि स्टॉक में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। नौकरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए जब तक ये स्टॉक 4,500 का लेवल तोड़ नहीं देता है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा जब तक ये 5,000 का लेवल तोड़ नहीं देता है तब तक के लिए खरीदारी करने से बचना चाहिए। और नीचे के साइड पे जब तक ये 4,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तब तक होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 4,000 का लेवल तोड़ देता है तो वापस ये सारे लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। मेरे पोर्टफोलियो में माइंडट्री है और इसका नंबर्स मैं बढ़ाना चाहता हूँ। LTI के साथ मर्जर होने वाला है, तो इस सिनेरियो में हमें क्या खरीदना चाहिए? LTI खरीदना चाहिए या फिर माइंडट्री खरीदना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से आपको HDFC और HDFC बैंक के मर्जर में क्लियरली आपको ये फायदा नजर आता है कि HDFC लिमिटेड के शेयर्स खरीदने चाहिए, वहां पर आपको फायदा नजर आता है। इस प्रकार से LTI और माइंडट्री में ज्यादा स्पेस ही नहीं है, कौन सा भी एक स्टॉक खरीदेंगे कोई इश्यू नहीं है। प्रिंस पाइप 684 पे आपने खरीदा है, 34 क्वांटिटी, क्या करना चाहिए? तो प्रिंस पाइप के चार्ट पर हमें नजर आता है कि एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन आपको नजर आएगी और ये फिलहाल 650 के आसपास हमें नजर आती है। तो अगर ये लेवल तोड़ देता है अच्छी बात है, तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 550 का लेवल तोड़ देता है तो गिरावट देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक में एक्चुअली बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं है। ये जो लेवल तोड़ा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि गिरावट हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से ये वापस रिकवर हो गया तो यहां पर हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था कि शायद अभी आपको बहुत ज्यादा तेजी से गिरता हुआ नजर नहीं आएगा जिस प्रकार से बाकी स्मॉल कैप्स में आपको गिरावट देखने को मिली है। लेकिन जब तक ये ट्रेंड पॉजिटिव नहीं हो जाता है तब तक ये आपको स्लोली यहां पर टाइम पास करता हुआ नजर आ सकता है। थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, टाइम करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए ही खरीदा है, आपका व्यू है पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग, तो क्लियरली 550 के नीचे आपको एग्जिट कर देना चाहिए। व्हाट्स योर व्यू ऑन क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण एंड वेल्सपन कॉर्प? टेक्निकली दोनों अच्छे नजर आते हैं। क्रेडिट एक्सेस में आप देख पाएंगे यहाँ पर वीकली चार्ट आपके सामने एक अच्छा पैटर्न आपको यहाँ पर नजर आता है। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। अप्रॉक्सीमेटली 1,080 1100 ये सारे लेवल्स अगर टूट जाते हैं तो एक अच्छी रैली आपको ऊपर के साइड पे नजर आ सकती है। इजीली आपको 20% तक की रैली मैं तो पर्सनली यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक अच्छा खासा रेंज में इसने ट्रेड किया है, कुछ महीनों से ये कॉन्सोलिडेट कर रहा है, तो इतनी तेजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेल्सपन कॉर्प के बारे में बात करें तो एक्चुअली यहां पर तो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो ही चुका है। आप देख पाएंगे यहां पर ये ब्रेकआउट हो चुका है और कंटिन्यूएशन में दिखाई पड़ता है। अगर कोई खरीदारी करना चाहे तो इस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर ओपन टारगेट के लिए भी खरीदारी करने के बारे में सोच सकता है। IEX में फिलहाल क्या करना चाहिए? क्या ये शॉर्ट टर्म के लिए हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं? IEX में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा वीकनेस चल रही है और 150 का लेवल इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार यहाँ से बाउंस आया, फिर से आपको बाउंस देखने को मिला, अब ये तीसरी बार है यहीं पर आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। तो ये सपोर्ट थोड़ा सा वीक हो चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये सपोर्ट टूटने के भी चांसेस बने रहते हैं, लेकिन बाय चांस ये सपोर्ट नहीं टूटता है तो जब तक ये 167 के ऊपर वीकली कैंडल में क्लोज नहीं हो जाता है तब तक के लिए शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करने से बचना चाहिए। इप्का लैब में मुथूट फाइनेंस में 13% का लॉस हो रहा है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर निवेश करना चाहता हूँ, तो क्या यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहिए? कौन से प्राइस पे और ज़्यादा क्वांटिटी खरीदनी चाहिए? और बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ में क्या करना चाहिए? तो इप्का लैब में आप देख पाएंगे कंपनी खराब नहीं है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो तेज़ी आपको कोविड के टाइम पर ये सारे स्टॉक्स में देखने को मिली थी वो तेज़ी तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको कई स्टॉक्स में प्राइस करेक्शन और कई स्टॉक्स में टाइम करेक्शन चलता हुआ नजर आता है। जैसे ये स्टॉक 900 रुपये का लेवल तोड़ दिया था, वीक हो गया था, लेकिन रिकवरी आ गई, तो मुझे लगा शायद यहां पर कंसोलिडेट करके वापस ऊपर जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से ये वापस नीचे आ चुका है तो क्लियरली यहां पर अभी भी आपको वीकनेस कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। तो अभी फिलहाल के लिए एडिशनल क्वांटिटी खरीदने से बचना चाहिए।
मुथूट फाइनेंस के बारे में बात करें तो मुथूट में आप देख पाएंगे कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर एक अच्छा बाउंस बैक आया, लेकिन रिजल्ट्स के बाद ये स्टॉक आपको वापस नीचे आता हुआ नजर आया। एक बड़ा गैप डाउन ओपन आपको होता हुआ नजर आया। तो अब टेक्निकली देखा जाए, जब तक ये आपको गैप फिल होता हुआ नजर नहीं आता तब तक के लिए तो बुलिश नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर अगर सेफ साइड जाना है तो 1250 के ऊपर ही आपको खरीदारी प्रेफर करनी चाहिए। पिछले कुछ क्वार्टर रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आए हैं। ओवरऑल बिजनेस देखिए, क्वार्टर रिजल्ट्स खराब आते हैं, समझने वाली बात है। बिजनेस में ऐसा नहीं होता है कि हर क्वार्टर आपका अच्छा ही जाएगा, खराब समय बिजनेस में देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल अगर आपका कोर मजबूत होता है तो आप वापस बिजनेस में अच्छा करते हैं। तो इसीलिए मुथूट फाइनेंस से एग्जिट ही कर देना चाहिए अभी के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, टेक्निकल्स पे इतना नहीं, फंडामेंटल्स पे मानते हैं, तो आप वेट कर सकते हैं, लेकिन एडिशनल क्वांटिटी खरीदने से फिलहाल के लिए बचना चाहिए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमने 2-3 हफ्ते पहले भी डिस्कस किया था कि अगर ये लेवल टूट जाता है तो अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। हमने Q&A सेशन में डिस्कस किया था। अब ये नीचे आ चुका है। अगर ये लेवल इस वीक का लो टूट जाता है तो आपको एक कंटिन्यूएशन में 5-10% की गिरावट और दिखा सकता है। इन्फोसिस में अपसाइड मूवमेंट कब देखना स्टार्ट होगा और एलटीटीएस में फ्रेश बाइंग लेवल क्या होना चाहिए? पिडिलाइट वर्सेस एस्ट्रल। देखिए, पिडिलाइट वर्सेस एस्ट्रल हम कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग कंपनी से अलग अलग सेक्टर में काम करती है, तो इसे कंपेयर नहीं किया जा सकता। इन्फोसिस के बारे में बात करें तो इन्फोसिस अभी जब तक 1525 के ऊपर नहीं जाता है तब तक के लिए हम यहाँ पर अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि गैप डाउन हुआ तो ये गैप फिल होगा, यहाँ से वापस नीचे जा सकता है, कॉन्सोलिडेट करके वापस ऊपर जा सकता है। अगर ऊपर जाता है तो हम थोड़ी बहुत तेजी और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1600, 1650 ये सारे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एलटीटीएस के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फिलहाल ये एक ट्रेंड लाइन पे दिखाई पड़ता है। अगर ये 4000 के ऊपर जाता है तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि स्टॉक में स्ट्रेंथ देखने को मिली है और 4500 के लिए स्पेस ओपन हो जाएगा। फिर ये स्टॉक स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है, डिपेंडिंग कि क्वार्टर रिजल्ट कैसे आते हैं, मार्केट का सेंटिमेंट कैसा होता है। अभी के लिए जब तक ये 4000 के ऊपर नहीं जा रहा है तब तक के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि 4000 के ऊपर जाता है तो आप टेक्निकली खरीद रहे हैं, लेकिन अगर ये 4000 के ऊपर नहीं जा पाता है तो वापस गिरावट हो सकती है। 3500, 3000 ये लेवल्स मिल सकते हैं आपको, तो एक अच्छे प्राइस पे स्टॉक आपको मिल सकता है। दीपक नाइट्राइट एलटीटीएस, डॉक्टर लाल में क्या करना चाहिए? तो एलटीटीएस तो हमने डिस्कस कर लिया है। दीपक नाइट्राइट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन नजर आती है। अगर ये स्टॉक ये लेवल के ऊपर निकल जाता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली कुछ 2100-2150 के आसपास का लेवल है, ये लेवल तोड़ देता है तो स्टॉक में हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। इसके ऊपर हम खरीदारी कर सकते हैं। डॉक्टर लाल पैथलैब के बारे में बात करें तो 2300 के ऊपर आपको एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। जब तक ये 2300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है अच्छा है। अगर ये 2300 के नीचे आ जाता है तो हमें वापस यहां पर एग्जिट कर देना चाहिए। वापस हमें स्ट्रेंथ लौटती है तब तक के लिए वेट एंड वॉच करना जरूरी हो जाता है। एमटा टेक में क्या करना चाहिए? यहाँ पर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के टारगेट्स क्या हो सकते हैं, कितना टाइम लग सकता है वापस अपने 52 वीक हाई तक पहुँचने में? तो एमटा टेक में 1500 के ऊपर आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। 3-4 हफ्तों से आपको ये सस्टेन होता हुआ नजर आता है, लेकिन अभी भी ऊपर के लेवल्स पे अच्छे खासे रेजिस्टेंस हैं। 1750 का है, फिर 2000 का लेवल है। तो ऑल टाइम हाई आने में, 2500 का लेवल आने में ईजिली 8-12 महीने तो आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। इतना टाइम तो लग ही सकता है। और शॉर्ट टर्म मिड टर्म के टारगेट के बारे में बात करें, शॉर्ट टर्म तो इमीडिएट 1750 है। मिड टर्म के लिए आप 2500 का टारगेट जो ऑल टाइम हाई का लेवल रहता है उसे आप कंसीडर कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जैसे ऊपर जाता है क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अल्काइल एमाइंस में और अवंती फीड्स में क्या करना चाहिए? तो अल्काइल एमाइंस में आप देख पाएंगे जिस प्रकार से हमने एलटीटीएस का चार्ट देखा था उसी प्रकार का चार्ट है, रेजिस्टेंस पे दिखाई पड़ता है। पिछले कुछ हफ्तों से रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये हाई तोड़ देता है तो हम यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक आपको टेक्निकली और भी ज़्यादा बुलिश होता हुआ नजर आएगा। अवंती फीड्स के बारे में बात करें तो जब तक ये स्टॉक 500-520 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक के लिए खरीदारी करने से बचना चाहिए। स्टॉक में क्लियरली वीकनेस नजर आती है। इसके ऊपर जाता है तो इजीली 600-650 तक ये स्टॉक जा सकता है। आईसीआईसीआई ऑल टाइम हाई पे है, एचडीएफसी बैंक गिर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो एचडीएफसी बैंक में और आईसीआईसीआई बैंक के अगर वैल्यूएशंस को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक में जब आपको वो सब चंदा कोचर का मामला देखने को मिला था उसके बाद स्टॉक में बहुत गिरावट हो गई, वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता हो गया था। उसके बाद थोड़ा टाइम निकला तो आपको तेज़ी भी देखने को मिली। कोविड के पहले भी आप देखिए एचडीएफसी बैंक ने भी परफॉर्म किया था, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। कंटिन्यूसली 1 साल से स्टॉक ऊपर जा रहा था। फिर कोविड का क्रैश आया, तब भी उसका वैल्यूएशन वापस
वापस उसी लेवल पे पहुंच गया था, काफ़ी सस्ता हो गया था। और आईसीआईसीआई और एचडीएफसी को अगर आप कंपेयर करेंगे तो बिजनेस दोनों का काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, स्टेबल बिजनेस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हिकअप्स आपको कई बार देखने को मिले, वो अभी कम होते हुए नजर आए हैं। बुक्स वापस आपको साफ होती हुई नजर आई है, लेकिन आईसीआईसीआई का वैल्यूएशन अब भी आपको सस्ता नजर आता था इन कंपेरिजन टू कोटक हो गया, एचडीएफसी हो गया। इसीलिए आपको आईसीआईसीआई में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। फ्रेश एंट्री के लिए किसको कंसिडर करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए तो दोनों ही अच्छे हैं। अभी देखिए, अगर आप सिर्फ 1-2 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो क्लियरली कई बार ऐसा भी हुआ है कि भाई आईसीआईसीआई बैंक ने नेगेटिव में बना कर दिए जबकि एचडीएफसी बैंक ऊपर जा रहा था। लेकिन अगर आप 1-2 साल के बारे में बात करें, टेक्निकली देखने जाएंगे तो क्लियरली आईसीआईसीआई बैंक को हमें प्रेफरेंस देना चाहिए। एशियन ऑल टाइम हाई पे है, बर्जर यहां पर गिर रहा है, उसका रीजन क्या है? एशियन पेंट का बिजनेस कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। फ्रेश एंट्री किसमें करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए चाहे तो आप किसी एक स्टॉक में खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। एशियन पेंट मार्केट लीडर है, वहां पर खरीदारी करना चाहें वहां पर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, देखिए 1-2 साल से आपको ये पता नहीं लग सकता कि भाई कौन सा बिजनेस अच्छा है। अभी अगर आप 1-2 साल के बारे में बात करेंगे तो भले ही बर्जर पेंट ने अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन उसके पहले देखेंगे तो बर्जर पेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और वैल्यूएशंस भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही नजर आते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत सस्ता है, बहुत महंगा नहीं है। कंपनी दोनों अच्छी है। रीसेंट ट्रेंड्स आपको एशियन पेंट्स में अच्छे देखने को मिले हैं। क्या हम बर्जर पेंट, एलटीटीएस, जुबिलेंट फूडवर्क, आरती इंडस्ट्री खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं? तो हमने एलटीटीएस, बर्जर पेंट तो डिस्कस किया। जुबिलेंट फूड और आरती इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहें, करंट मार्केट प्राइस पे अच्छे नजर आते हैं, खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। सर आप पेड सर्विस में सालाना 35 से 45% का रिटर्न मिले, ऐसा कुछ बास्केट लॉन्च कीजिए। देखिए मैं तो आपको बार बार बताते आया हूँ, वीडियो में भी कई बार मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है 2% पर मंथ, मतलब 24% सालाना होनी चाहिए। 24% लगता कम है, लेकिन जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स आप देखेंगे उनके जो रिटर्न्स का वो CAGR रिटर्न्स रहते हैं वो आपको 19-20% का नजर आता है। लंबा खेल हमें खेलना है। 35 से 45% 1-8 साल बन सकता है, 2-4 साल बन सकता है, लेकिन हम यहाँ पर 5-10 साल के लिए नहीं आए। हमें यहाँ पर पूरी जर्नी हमें यहाँ पर निकालनी है। तो ऑफकोर्स ये 35-45% आपको लगता है उतना ईजी नहीं होता है मेरे हिसाब से तो। और ऑफकोर्स अगर एक साल में मैं गारंटीड यहाँ पर 35-45% रिटर्न्स बना सकता था, अगर गारंटीड में 25% भी रिटर्न्स बना सकता था, कितना भी पैसा लोन पे लाके यहाँ पर मार्केट में डाल सकते। तो यहाँ पर देखिए कोशिश ऑफकोर्स होती है 35-40% रिटर्न्स बनाने की, लेकिन सालाना कंसिस्टेंटली इतना रिटर्न्स बनना चाहिए, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सर क्या हम किसी भी स्टॉक आईपीओ लिस्ट होने से पहले इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? देखिए आप ग्रे मार्केट के बारे में जानते होंगे, जो लिस्टेड कंपनीज नहीं होती है, जो प्राइवेट कंपनीज होती है, उनके शेयर्स में भी डीलिंग्स होती हैं। तो उनके कुछ ब्रोकर्स आते हैं, जिस प्रकार से हमारे ये जो ब्रोकर्स हैं, हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, ये सारे किस प्रकार से आपको डिजिटलाइज्ड होते हुए नजर आए हैं। ग्रे मार्केट में अगर काम करना है तो डिजिटलाइज नहीं है, आपको पहले की तरह किसी एक आदमी से मिलना पड़ेगा जो कि इस सब में डीलिंग करता है, उनसे मिलकर आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। इंश्योरेंस सेगमेंट में एक अच्छा यहाँ पर सेक्टर माना जाता है, लेकिन इनका ROE ROC अच्छा नहीं है। तो क्या यहाँ पर ओपिनियन है मेरा? तो देखिए जिस प्रकार से आप किसी दूसरी कंपनी को एनालाइज करते हैं, सेम आप यहाँ पर इंश्योरेंस को एनालाइज नहीं कर सकते हैं, उनके पैरामीटर्स बदल जाते हैं। जिस प्रकार से हम बैंकिंग को एनालाइज करते हैं तो हम डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं देखते हैं, वहाँ पर दूसरी चीज़ें देखते हैं। इंश्योरेंस में भी आपको दूसरी चीज़ें देखनी होती है। ICICI लोम्बार्ड में क्या करना चाहिए? स्टॉक में एक्चुअली यहाँ पर रिसेंटली एक ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन वीकली कैंडल आपको स्ट्रॉन्ग बनती हुई नजर नहीं आई। पिछले 2 हफ्तों से नीचे ही ट्रेड कर रहा है, 1300 के ऊपर नहीं जा पाया है। तो अगर ये स्टॉक आपको वापस ये 1180 के नीचे जाता हुआ नजर आता है तो यहां पर एग्जिट कर देना चाहिए। Sir, let assume if we have to sell everything and invest in 5 stocks, each one from large cap, mid cap, small cap, micro cap और penny stock, which stocks will you prefer, what allocation? देखिए penny stock एक्चुअली कोई अलग कैटेगरी नहीं हो जाती है। जिस प्रकार से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये आपने कंपनी के साइज के हिसाब से देखा। कई बार ऐसा होता है लार्ज कैप कंपनी पेनी स्टॉक भी हो सकती है। अभी देखिए टाटा स्टील इतनी बड़ी कंपनी है, अगर अभी बाय चांस ऐसा कुछ हो जाता है, स्टॉक नीचे आ जाता है, 70 रुपये पे आ जाता है, 50 रुपये पे आ जाता है, कंपनी तो बड़ी है, लार्ज कैप ही है, लेकिन वो पेनी स्टॉक हो जाता है। तो ये कोई अलग कैटेगरी नहीं हो जाती है। जनरली ज्यादातर पेनी स्टॉक माइक्रो कैप ही होते हैं। यहां पर देखिए मैं आपको सजेस्ट तो नहीं करूंगा कि ऐसा करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपका पोर्टफोलियो सपोज 1 लाख का है तो आप ये रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 1 ही लाख लगा है। अगर आपका 1 करोड़ लगा होता तो आप ये करने के बारे में नहीं सोचते। मेरे हिसाब से ये एक सही
प्रोसेस नहीं है, एक सही रास्ता नहीं है इस प्रकार से मार्केट में इन्वेस्ट करने का। तो यहाँ पर तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा कि कौन सा स्टॉक कितना एलोकेशन करना चाहिए, ये टोटली इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। एमाइन सेगमेंट एक डिओपोली बिजनेस है। अल्काइल एमाइंस नहीं हिल रहा है क्योंकि वहाँ पर रॉ मटेरियल के इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन बालाजी एमाइंस में आपको अपसाइड दिखाई पड़ती है। तो क्या सेम बालाजी के लिए भी अप्लाई नहीं होता है? क्या यहाँ पर हम कुछ मिस कर रहे हैं? देखिए, देखा जाए तो अल्काइल एमाइंस भी फिलहाल थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा है। बालाजी एमाइंस कंपेरेटिवली स्ट्रांग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जितना अल्काइल गिरा है उतना बालाजी गिरा भी नहीं है, वहाँ पर रिकवरी भी जल्दी आई है और ब्रेकआउट की सिचुएशन दिखाई पड़ती है। लेकिन वैल्यूएशन आप देखिए, मेरे हिसाब से तो वैल्यूएशन का ही डिफरेंस मुझे नजर आता है। इसीलिए मैंने कई बार वीडियो में बताया कि जब भी मार्केट में गिरावट होती है, अगर वहाँ पर सेंटीमेंट खराब है, साथ ही साथ फंडामेंटली कोई इशू है और वैल्यूएशन महंगा निकल गया, तो बहुत सारे आपको वहाँ पर सेलर्स नजर आएंगे और स्टॉक तेजी से नीचे आ सकता है। लेकिन बालाजी एमाइंस में आप देखिए वैल्यूएशन क्या चल रहा है, अल्काइल एमाइंस में डबल से भी ज़्यादा चल रहा है। तो क्लियरली मेरे हिसाब से तो यही रीज़न है कि आपको इतनी गिरावट यहाँ पर बालाजी एमाइंस में देखने को नहीं मिली और कंपेरेटिवली वो स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट बुलिश सेक्टर कौन सा रहेगा? अभी नेक्स्ट बुलिश सेक्टर फिलहाल मुझे तो यहाँ पर अभी के लिए एकदम शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए बहुत ज़्यादा कोई बुलिश नज़र नहीं आता है। थोड़ा बहुत आपको कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करना चाहिए। आप देखिए बैंकिंग भाग गया है, आप देखिए ऑटो सेक्टर भाग गया, एफएमसीजी भाग गया, फार्मा गिर रहा है और आईटी गिर रहा है। तो अभी वो इतने गिर चुके हैं, उनको मजबूत होने में भी टाइम लगेगा। वो इतने गिरे हैं कि उनको स्टेबिलिटी मिलने में भी 1-2 हफ्ते मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अभी तो बुलिशनेस हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और ये जो बाकी 3 सेक्टर हैं वो ऑलरेडी भाग चुके हैं, वहाँ पर भी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रियल्टी सेक्टर है, मतलब रियल एस्टेट सेक्टर है, वहाँ पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। वो इतना भागा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है। टेक्निकली वो थोड़ा सा आपको नज़दीक नज़र आता है ब्रेकआउट के रेंज पे, वहाँ पर तेज़ी के चांसेस आपको मिल सकते हैं। एकदम शॉर्ट टर्म की ऑफकोर्स मैं बात कर रहा हूँ। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने रिपोर्ट किया था टाटा एलेक्सी ओवर वैल्यूड है, तब कोई रिएक्शन नहीं आया। मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट आया और स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? टाटा एलेक्सी का देखिए, हमने चार्ट तो देख ही लिया है, 8000 के आसपास ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अगर आपने वो वीडियोस देखे रहेंगे तो आपको पता होगा, मैं पिछले 1 साल से ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि शायद अब ये गिरेगा, अब ये गिरेगा, अब ये ट्रेंड लाइन टूटेगा, लेकिन अभी तक वो ट्रेंड लाइन टूटती हुई नजर नहीं आई है। मेरा बस इतना सिंपल लॉजिक है कि जनरली मैंने मार्केट में देखा है, अगर कोई स्टॉक 2-3 साल में 10-15 गुना हो जाता है, 10-15 छोड़िए 5-10 गुना भी हो जाता है ना, तो वहां पर गिरावट के चांसेस रहते हैं। भले ही कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, कई बार मैंने देखा है, क्योंकि वो ग्रोथ ऑलरेडी फैक्टर इन हो जाती है। 2 केस में मैंने ऐसा होता हुआ नहीं देखा, एक है ब्रिटानिया, दूसरा है आइसर मोटर्स। ये जब भाग रहे थे तो ये कंटिन्यूसली भाग गए। बाकी जनरली सारे स्टॉक्स में मैंने देखा है कि वो वेट कर जाते हैं, 2-3 साल का टाइम करेक्शन वहाँ पर ले लेते हैं। और साथ ही साथ टाटा एलेक्सी का वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा महंगा नज़र आता है। वैल्यूएशन भी महंगा है, काफ़ी समय से भाग भी रहा है। तो मेरा यहाँ पर मानना ये हो जाता है, खरीदारी करनी है कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही खरीदारी करनी चाहिए। अभी फिलहाल वो नहीं करना चाहिए, बस ये अच्छी कंपनियाँ खरीदते जाओ, पागलपन में अभी के लिए नहीं खरीदना चाहिए। भले ही कंपनी अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशन भी एक चीज़ होती है और डिमांड सप्लाई मार्केट में काम करता है। किसी ने अगर ये कोई चीज़ 1000-2000 में खरीदी है, अभी वीकनेस आ रही है, तो वो प्रॉफिट बुक करना पसंद करते हैं। लास्ट मंथ की रैली के बाद क्या जेके सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट में पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए और एसबीआई लाइफ में क्या करना चाहिए? जेके सीमेंट देखिए अभी रेजिस्टेंस पे 2800 पे चल रहा है, उसके ऊपर नहीं जाता तब तक के लिए तो खरीदारी का मतलब नहीं है। अल्ट्राटेक में आपको सेम केस नजर आता है, 7000 के आसपास रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक के लिए खरीदारी करने से बचना चाहिए। एसबीआई लाइफ के बारे में बात करें तो 1250 के आसपास आपको सपोर्ट नजर आता है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो आपको 1200 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये गैप आपको फिल होता हुआ नजर आ सकता है, उसके बाद आपको फ्रेश अपसाइड मिल सकता है। तो इस हिसाब से 1200 के आसपास हम खरीदारी प्लान कर सकते हैं। आईएक्स का सितंबर का फ्यूचर बाय है 173 पे, ल्यूपिन का बाय है 487 नहीं रहेगा, 687 रहेगा। निफ्टी का 18,000 अक्टूबर का सी बाय किया हुआ है, क्या करना चाहिए? देखिए अभी आईएक्स के बारे में बात करें तो जब तक 167 के ऊपर नहीं जाता है खरीदारी बनती नहीं है। यहाँ पर तो मेरे हिसाब से आपको बेचने के बारे में सोचना चाहिए, अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना चाहिए, सेल ऑन राइज कीजिए। लुपिन के बारे में बात करें, यहाँ पर भी आपको एक्चुअली वीकनेस ही नजर आती है। 700 का लेवल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ तक जाने में टाइम लग सकता है, इसको तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर 700 के ऊपर आपको री एंट्री मिलेगी, वो चलेगा, फिर से आप एंटर कीजिए। अभी के लिए पोजीशन स्क्वायर ऑफ की अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढनी चाहिए।
और निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी में हमने डिस्कस किया था वीकली Q&A सेशन, वीकली एनालिसिस के वीडियो में कि वहाँ पर अभी आपको जब तक 17,500 का लेवल टूट नहीं जाता, बड़ी गिरावट नहीं होगी, 17,600 का लेवल टूट नहीं जाता, तब तक आपको बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। अगर कल मार्केट खुलते आपको लगता है कि 17,600 टूट रहा है तो आप होल्ड कीजिए, लेकिन अगर 17,500 टूट रहा है तो आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी चाहिए। आइसर मोटर में और फेडरल बैंक में मिड टर्म के लिए क्या करना चाहिए, तो आइसर मोटर का मंथली चार्ट आपके सामने है। आप देख पाएंगे 3,000 3,300 काफ़ी ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस था और यहाँ पर तो एक साल से ज़्यादा कॉन्सोलिडेट करने के बाद आपको तेज़ी देखने को मिली है। तो मिड टर्म के लिए मेरे हिसाब से 4,000 का लेवल हम अचीव होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी करना मेरे हिसाब से इतना ठीक नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक से बैठ नहीं रहा है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप एंटर करने के बारे में सोच सकते हैं। छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री मिले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। फेडरल बैंक के बारे में बात करें, 100 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, अच्छी रैली आई, 125 के आसपास अभी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन जोन है, अभी के लिए वेट एंड वॉच करना बेहतर रहेगा। अभी फिलहाल के लिए इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट में एक बड़ा गैप नजर आता है। हिस्टोरिकली निफ्टी ने और S&P 500 ने सिमिलर पैटर्न में मूवमेंट दिखाया, तो क्या हम निफ्टी में थोड़ी बहुत गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर कॉन्सोलिडेशन ज़्यादा सही ऑप्शन यहाँ पर रह सकता है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो देखिए, आपने बात तो सही कही है, निफ्टी S&P 500 जनरली साथ में ही जाते हैं, अभी मेजर जो क्राइसिस हुआ है उसमें साथ में जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कोई थोड़ा बहुत आपको मार्केट में ऊपर नीचे होता हुआ नजर आता है, उतना फर्क हम देख सकते हैं। अभी देखिए 2008 का क्राइसिस हुआ, उसमें सेम तरीके का बिहेवियर आपको देखने को मिला, 2020 में सेम हुआ था, बीच में भी आपको जब गिरावट मार्केट में 20-25% की हुई थी तब भी आपको सेम देखने को मिला, लेकिन बीच में अभी फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत 10% का ऊपर नीचे होता है तो अभी एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे भी यही लग रहा था कि मार्केट गिरना चाहिए, भाई अपना मार्केट क्यों नहीं गिर रहा है, बाकी सब इतना गिर रहे हैं, लेकिन अभी रिटेलर्स का पावर एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। FIIs ने इतना सेलिंग किया फिर भी हमारा मार्केट 20% भी नहीं गिर पाया, वापस FIIs को खरीदना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं रिटेलर्स अभी नीचे के लेवल से होल्ड कर रहे हैं, SIPs का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और साथ ही साथ इंडिविजुअली भी रिटेलर्स आपको ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि भाई रिटेलर्स कितना होल्ड कर पाएंगे, लेकिन रिटेलर्स, नंबर ऑफ रिटेलर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। SIP के फॉर्म में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता हुआ नजर आता है, तो म्यूचुअल फंड तो खरीदेगा, वो तो बल्क में ही खरीदने वाला है, तो वो इनडायरेक्टली यहाँ पर हेल्प कर देता है। तो इसीलिए अभी यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए इतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, जितना US मार्केट गिरा है उतना ही हम गिर जाएंगे। अगर गिरेंगे भी तो काफ़ी ज़्यादा लैग रहेगा। अगर S&P 500 रिकवर करेगा 1%, हमारी मार्केट 1.5-2% ऊपर जा सकती है। आप क्लियरली देख पाएंगे 18,600 से अभी हम 17,600 है, जबकि नैस्डैक आपको 16,800 से कुछ 12,000 के आसपास नजर आता है। तो कंसोलिडेशन आपको मिल सकता है, लेकिन अगर US मार्केट और धाराशायी हो गए, यहाँ से भी गिर गए, जो लोज उन्होंने अभी 2-3 महीने पहले लगाए थे वो भी टूट जाता है, तो हमारी मार्केट भी 16,800 ये सारे सपोर्ट टेस्ट कर सकती है। डिविडेंड पेइंग स्टॉक में निवेश करना है, टाटा स्टील में क्या 100 के नीचे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखिए डिविडेंड पेइंग स्टॉक की अगर आप बात करें, मतलब आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं जो कि आपको रेगुलर इनकम कमा के दे, तो अभी टाटा स्टील कोई ऐसा स्टॉक है नहीं जहां पर आप ये सेफ इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ये तो साइक्लिकल सेक्टर है। और गेल के बारे में बात करें तो आप बोनस के लिए खरीदना चाहते हैं, कभी भी कॉर्पोरेट एक्शन के लिए स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए, अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। टाटा स्टील में आप देख पाएंगे फिलहाल किस प्रकार का पैटर्न है। 100 रुपये का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था, टूट गया, रिकवरी फास्ट आई, उसके बाद 1 महीने इसने कुछ नहीं किया, डोजी कैंडल बनाया। अगर ये लो टूट जाता है तो स्टॉक में वापस आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। साइक्लिकल सेक्टर में ऐसा ही होता है, मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़े देखने को मिलते हैं और वायलेंट मूवमेंट्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं सिर्फ डिविडेंड के लिए, और वो भी इस प्राइस पे मेरे हिसाब से नहीं खरीदना चाहिए। मेटल सेक्टर में कभी भी फोमो में खरीदारी नहीं करनी है। मेटल सेक्टर, ऑटो सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ये ऐसे सेक्टर हैं अगर आप वेट करेंगे आपने जो सोचा था उससे भी सस्ता आपको ये सब मिल सकता है। आप चार्ट देख लीजिए, आपको चार्ट से भी पता चल जाएगा। टाटा स्टील नहीं, पूरा मेटल सेक्टर का आप चार्ट देख लीजिए, आपको यही पता चलेगा कि आपको लगेगा कि अभी ये 20% ऊपर से गिर चुका है, लेकिन और भी ज़्यादा गिर सकता है। साइक्लिकल सेक्टर में ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।